नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। भारतीय इतिहास की सीरीज में आज हम चोल साम्राज्य में जो स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था थी उस व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। जब भी हम चोल साम्राज्य को पढ़ते हैं तो चोल साम्राज्य में जो उनकी पंचायती राज व्यवस्था थी या जो सबसे निचले स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था थी वह सबसे खास हमको मिलती है। और चोल साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जो जन्मदाता है वह चोल साम्राज्य ही हमको मिलता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे चोल साम्राज्य की स्थानीय प्रशासन से जुड़ी सारी व्यवस्थाओं को। यह समझेंगे कि कैसे चोल साम्राज्य ने यह व्यवस्था विकसित की और इस व्यवस्था के जो प्रमुख प्रावधान थे उन प्रावधानों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए समझते हैं चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन को। सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि कितनी प्रशासनिक इकाइयों में क्षेत्र को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंडलम को, जो कि प्रांत के रूप में भी जाना जा सकता है। राज्य है, राज्य को बांटा गया मंडलम में। मंडलम के नीचे वलनाडु मिलता है जो कि जिले का एक रूप है। उसके नीचे नाडु मिलेगा और नाडु के नीचे कुर्रम या कोट्टम मिलेगा। तो सबसे पहले राज्य है। राज्य के बाद प्रांतों में बंटवारा है जिसको मंडलम कहेंगे। प्रांतों के बाद जिलों में बंटवारा है जिसे वलनाडु कहेंगे। उसके बाद नाडु और फिर कुर्रम या कोट्टम हमको मिलेगा। जो बड़े बड़े शहर थे या कई ऐसे गांव जो आपस में मिल जाते थे वह मिलकर अपना बनाते थे एक कुर्रम। तो जो आपको यह कुर्रम मिल रहा है यह गांवों का समूह या फिर शहरों का समूह हो सकता था। जो यह समूह बनते थे इन्हें कहते थे तनयूर या फिर अंकुरम। हम देखते हैं कि जो आपका मंडल प्रशासन है मतलब जो प्रांतों का प्रशासन है और जो स्थानीय ग्राम प्रशासन है, तो सबसे ऊपर से लेकर सबसे नीचे तक का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनमें हम देखते हैं कि स्थानीय सभाएं होती थी जो सहायता करती थी शासकीय कार्यों में। तो शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाए उसके लिए स्थानीय सभाएं थी। वह मंडलम के स्तर पर, वलनाडु के स्तर पर, नाडु के स्तर पर और कुर्रम के स्तर पर। और उसके बाद जो ग्राम सभा है या जो ग्राम है उसके स्तर पर भी हमको स्थानीय सभाएं मिलती हैं। तो नाडु की स्थानीय सभा थी उसको कहते थे नट्टार और जो व्यापारिक संघ होते थे उनकी सभा को कहते थे नगरम या नगरट्टार। तो नगरट्टार या नगरम व्यापारिक संघों की सभाओं को कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन में अगर हम देखें तो चोल साम्राज्य का एक अभिलेख है। इसको लिखवाया है परांतक प्रथम ने अपने शासन के 12वें से लेकर 14वें वर्ष तक यह अभिलेख लिखवाया गया है। अभिलेख का नाम है उत्तर मेरूर अभिलेख। इसी अभिलेख से जो चोल साम्राज्य था और जो उनमें ग्राम प्रशासन की व्यवस्था थी या हम कहें स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था थी उसके बारे में सबसे डिटेल इंफॉर्मेशन हमको यहीं से मिलती है। इसमें बताया गया है कि जो ग्राम है और जो नगर है इनकी नियमित रूप से सभाएं होती थी और लगातार इनका शासन ठीक ढंग से चलता रहे इसके लिए कुछ मूलभूत इकाइयां भी बनाई गई थी। तो नाडु थी उसकी प्रशासनिक सभाएं होती थी और उस प्रशासनिक सभा में कई सारे प्रतिनिधि होते थे। तो नाडु है इसके अंतर्गत गांवों का हमें संघ मिलता है जिसे कहेंगे कुर्रम, जो भी हमने पीछे देखा। तो जितने भी गांव हैं गांवों का होगा मुखिया। उसके बाद गांवों का बनेगा एक समूह जिसे कहेंगे कुर्रम और कुर्रम के ऊपर होगा नाडु। तो हर स्तर पर जो प्रतिनिधि सभाएं हैं वह हमको मिलती हैं। चोल साम्राज्य ने जो स्थानीय प्रशासन है उसको व्यवस्थित करने के लिए समिति प्रणाली को लागू किया जिसको कहते हैं वारियम। उस समिति प्रणाली को लागू करने के लिए इस संस्था को बनाया गया उसे कहेंगे वारियम। जो ग्राम सभाएं हैं उनमें भी हम देखते हैं कि 3 स्तर हमको मिलते हैं, एक पूर्व, एक सभा और एक नगरम जो कि व्यापारियों का गांव है। तो ग्राम प्रशासन पर भी स्तरीकरण है। हर लेवल पर आपको स्तरीकरण मिलेगा या क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा। शक्तियों का जो बंटवारा है वह बहुत स्पष्ट रूप से आपको मिलेगा चोल साम्राज्य में। इसी कारण से जो चोल साम्राज्य था उनकी शासन व्यवस्था इतनी मजबूत थी। और खास करके जब हम बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की तो वह इन्हीं कारणों से इतनी मजबूत दिखती है क्योंकि इन्होंने जो शक्तियों का बंटवारा है उसको काफी हद तक स्पष्ट रूप से बता रखा था। जो स्थानीय सभाएं थी इनमें पूर्व मिलती है और सभा मिलती है, इसकी चर्चा भी हमने यहाँ की। इन सभाओं में जो इनके सदस्य होते थे वह बालिक सदस्यों द्वारा निर्मित होती थी। उस सदस्यों के रूप में कौन शामिल होगा स्थानीय प्रशासन में वह भी पहले से तय था। हमने देखा उर को,
पुर को हम और डिटेल से समझ लेते हैं। पुर मुख्यतः एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा है, इसमें मुख्यतः गांवों के ही साधारण लोग शामिल होते थे। तो पुर के अंतर्गत ग्राम आता था, पुर आता था और नगर आता था। तो सबसे मुख्य हो गया तृतीय स्तर पर पुर, जो पुर की कार्यकारिणी समिति है। जैसे अभी हमने पीछे चर्चा की कि हर प्रशासनिक व्यवस्था की अपनी कार्यकारिणी समिति थी, तो जो पुर की कार्यकारिणी समिति थी उसको कहते हैं आलूंग गणम। इसके बाद जो सभा है या जो महासभा है, इसमें मुख्यतः ब्राह्मण शामिल होते थे और ब्राह्मणों को कहा जाता था अग्रहार, और ब्राह्मण जिस गांव में रहते थे उसको भी अग्रहार के नाम से ही जाना जाता था। तो सभा मिलती है या फिर महासभा के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो जो गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण थे, इन्हें अग्रहार कहा जाता था, वह इस सभा में हमको मिलते हैं। नगरम हमने देखा तो यह व्यवसायियों का समुदाय था, या इसमें व्यवसायी ही शामिल थे और यह उनके प्रशासन के लिए बनाई गई सभा थी। जितने भी व्यापारिक केंद्र थे उन सब का मैनेजमेंट का काम नगरम के द्वारा ही किया जाता था, और जो नगरम था इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापारियों को ही सम्मिलित किया जाता था। अब देखिए, जो पुर है आपकी, इसमें सर्वसाधारण लोग हैं। जो सभा या महासभा है, इनमें जो उच्च वर्ग के लोग हैं या जो ब्राह्मण हैं उनको शामिल किया जाता है। चोल साम्राज्य में जब आप आगे देखेंगे तो एक तथ्य आपको मिलेगा कि चोल साम्राज्य में वर्ण व्यवस्था नहीं दिखती है, या हम कहें जो 4 वर्णों की व्यवस्था है वह व्यवस्था हमको चोल साम्राज्य में नहीं मिलती है। लेकिन हम देखते हैं कि चोल साम्राज्य में या तो कोई ब्राह्मण है या वह गैर ब्राह्मण है, तो 2 तरह के ही वर्ण हमको मिलते हैं। तो जो ब्राह्मण है वह अग्रहार के रूप में इन सभाओं में शामिल है, नगरम में व्यापारी ही शामिल हैं। तो इससे क्या होगा, जो वास्तविक समस्याएं होंगी किसी समाज की, मतलब यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको थोपा नहीं जा रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों को मिलाकर प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जा रहा है। जैसे उर में सर्वसाधारण लोग, जो आम लोग हैं, उनको शामिल किया जा रहा है। सभा में या जिसका काम न्याय करने का है, उस व्यवस्था में ब्राह्मणों को शामिल किया जा रहा है। जो नगरम है उनमें व्यापारियों का ही समुदाय शामिल है। तो इससे स्थानीय प्रशासन काफी मजबूत हुआ। भूमि सर्वेक्षण हमने देखा कि इन लोगों ने भूमि सर्वेक्षण बहुत ढंग से करवाया था, और 2 बार हमने देखा कि भूमि सर्वेक्षण हुआ था। और जो भूमि सर्वेक्षण का कार्य है यह केंद्रीय सरकार तो करती थी, लेकिन जो वर्गीकरण है भूमि का, मतलब किस श्रेणी में इस भूमि को रखा जाएगा, वह जो अधिकार है वह ग्राम सभा के अंतर्गत ही हमको मिलता है। हमने देखा था कि 12 तरह का वर्गीकरण होता था और उस वर्गीकरण के आधार पर ही भूमि पर कर लगता था। ये जो वर्गीकरण की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को लागू कौन करवाएगा? केंद्रीय सरकार। लेकिन कौन सी भूमि किस वर्ग में शामिल होगी का अधिकार ग्राम सभा के पास ही हमें मिलता है। हमको मध्यस्थ भी मिलते हैं चोल साम्राज्य के दौरान, और यह वेतन भोगी कर्मचारी होते थे और यह सहायता प्रदान करते थे ग्राम सभा। गांवों में जो नहरों को बनवाने का काम है, तालाबों को बनवाने का काम, यह सारे कार्य ग्राम सभाएं करती। तो जो स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम है वह करती हैं ग्राम सभाएं। का मतलब यह कि ग्राम सभाओं को अच्छी मात्रा में धन का आवंटन होता था, तभी तो वह तालाब और नहरों का निर्माण करवा पाएंगी। तो धन का जो आवंटन है वह सारे स्तरों पर हमें दिखता है। तो इस तरह से एक व्यवस्था के तहत चोल साम्राज्य ने स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए हुए। फिर हमें मिलता है वरीयम। वरीयम वह होगा जो कारोबार को देखेगा। अब यह व्यावसायिक वर्ग से कनेक्टेड है। एक हमने देख लिया सामान्य जनता से कनेक्टेड, और सामान्य जनता के बाद अब हम देख रहे हैं व्यावसायिक वर्ग को। व्यावसायिक वर्ग में हमें वरीयम मिल रहा है। वरीयम के केस में देख रहे हैं जो गांव का कारोबार है उसको देखने के लिए जो कार्यकारिणी समिति है उसी को कहा जा रहा है वरीयम। जो वरीयम के सदस्य होंगे इनके लिए पहले से तय शर्त है। पहली शर्त 35 से 70 वर्ष की उनकी आयु, उनके पास कम से कम 1.5 एकड़ भूमि हो, उनका मकान अपनी खुद की भूमि पर बना हो और उन्हें वैदिक मंत्रों का ज्ञान हो, तभी कोई व्यक्ति वरीयम का सदस्य बन सकता है। 35 साल की एज हो कम से कम और 70 साल से कम हो, मतलब ना तो वह अंडर एज हो, मतलब उसकी बौद्धिक क्षमता कम से कम इतनी विकसित हो चुकी हो कि वह व्यवस्था को ठीक से संभाल पाए, और इतनी ज्यादा भी ना हो कि वह व्यवस्था को न देख पाए। उस 70 साल की एज लिमिट भी लगाई गई है। 1.5 एकड़ भूमि हो तब वह एक संपन्न व्यक्ति हो, अपनी भूमि पर बने मकान में रह रहा हो। समर्थ का मतलब भी यह हो गया वह एक संपन्न व्यक्ति है, और वैदिक मंत्रों का उसे ज्ञान हो। इससे यह चेक किया जा रहा है कि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा है और उसको ज्ञान है। उन सारे आधारों पर ही वरीयम के किसी सदस्य की नियुक्ति होती है। जो महासभा होगी
इसकी कारोबारियों उसको कहेंगे पेरुंगुरी, और जो इसके सदस्य होंगे उनको कहेंगे पेरू मक्कल, और जो सदस्य होंगे समिति परियम के सदस्यों को क्या कहेंगे, पेरू मक्कल। महासभा को क्या कहेंगे, पेरुंगुरी, और जो समिति बनेगी उस समिति के सदस्यों को कहेंगे पारी या पेरू मक्कल। तो वरीयम के सदस्यों का कार्यकाल होगा वह भी पहले से तय है। तो 3 वर्ष का कार्यकाल हमें मिलता है वरीयम के सदस्यों के लिए। वरीयम के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, इसके लिए कभी कभी राजा द्वारा नियम बनाए जाते थे, लेकिन अधिकतर ग्राम सभाएं ही यह तय करती थी कि किसी वरीयम की नियुक्ति किस प्रकार से होगी। तो नियम कानून जो बनाने का अधिकार है चुनाव से संबंधित, वह भी हमको स्थानीय स्तर पर ही दिखता है। तो चुनाव होता वह कैसे होता था, पूरा गांव होता था और गांव को 30 वार्डों में बांट दिया जाता, क्योंकि वरीयम की जो सदस्य संख्या थी वह 30, तो पूरे गांव को 30 भागों में बांट दिया जाता। हर एक वार्ड से एक एक व्यक्ति चुनकर आएगा, और चुनाव कैसे होगा, लॉटरी की व्यवस्था द्वारा। अब देखिए, पहले तो उस व्यक्ति को ऊपर लिखी ये शर्तें पूरी करनी, 1.5 एकड़ भूमि, अपना मकान, वैदिक मंत्रों का ज्ञान, 35-70 की आयु, यह पूरी करनी होगी। और पूरी करने के बाद उसको अपना नॉमिनेशन भेजना होगा। नॉमिनेशन के बाद पर्ची बनेगी, और पर्ची के बाद चुनाव होगा। जिन लोगों का नॉमिनेशन हुआ है उन्हीं में से किसी एक को चुना जाएगा, और इस तरह से कुल 30 वरीयम चुने जाएंगे। वरीयम के जो 30 सदस्य चुने जाएंगे, इसमें से 12 सदस्यों या जो 12 बुजुर्ग लोग हैं, इनको एक वार्षिक समिति बनाई जाएगी और उसका सदस्य बना दिया जाएगा। वार्षिक समिति को कहेंगे संवत्सर वरीयम, और 12 सदस्य उद्यान समिति के लिए बनाए जाएंगे, इसको कहेंगे तोट वारीयम। तो तोट वारीयम तो उद्यान समिति को देखेगा, संवत्सर वारीयम जो कि वार्षिक समिति को देखेगा, और बाकी सदस्य जो बचे हुए हैं वह सामान्य कामकाज को देखेंगे। तो वरीयम के जो 30 सदस्य हैं, इनमें भी स्पेसिफिकेशन किया जा रहा है कि कौन क्या काम देखेगा। तो वरीयम की व्यवस्था को भी हमने समझ लिया। अब हम देखें जो समाज है टोलकालीन, वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं है। टोलकालीन समाज में हमें वर्ण व्यवस्था नहीं दिखती। मुख्यतः जो समाज है वह या तो ब्राह्मण या अब्राह्मण में विभाजित, मतलब या तो कोई ब्राह्मण है या वह ब्राह्मण नहीं है। 2 ही शर्तें हैं समाज में, या 2 ही व्यवस्था है पूरे समाज। हमको औद्योगिक समूहों में भी 2 वर्गीकरण मिलता है, एक दक्षिणी वर्गी इनको कहेंगे वलंगई, और एक वाम वर्ग इनको कहेंगे इडंगई। तो आप अगर जो राइट विंग सरकार सुनते हैं, लेफ्ट विंग सरकार सुनते हैं, उसका ही कुछ उदाहरण हमको मिलता है। जो दक्षिण वर्गीय है उनमें मुख्यतः जो कृषक हैं, जो श्रमिक जातियां हैं वह मिलेंगी। जो वामवर्ती है इनमें तो व्यवसायी वर्ग से संबंधित लोग हैं, जैसे हस्तशिल्पकार, दस्तकार, यह सारे लोग हमें मिलेंगे। वहीं हम देखते हैं कि जो इडंगई है या जो वामवर्ती समिति है या जो व्यवसायियों की समिति है, इससे ज्यादा ताकत जो वलंगई होती है या दक्षिणवर्ती या कृषकों का जो समूह है उसके पास ज्यादा अधिकार हमको दिखते हैं। और जो वलंगई है इसका प्रभाव हमें दरबार में और सेना में दोनों जगहों पर ज्यादा दिखता है। तो जो दक्षिण वर्गीय या जो राइट विंग पार्टी है इसमें कृषक शामिल है, यह ज्यादा ताकतवर दिखेंगे। जो वामवर्ती व्यवस्था है या जो लेफ्टिस्ट पार्टी के लोग, आप ऐसा समझने के लिए कह सकते हो, जो वामवर्ती है इनको इडंगई कहा जा रहा है, उनमें कम शक्ति हमको दिखती है। लेकिन सामूहिकरण है औद्योगिक वर्ग में भी, जो इडंगई है या व्यापार करते हैं और दस्तकारी की व्यवस्था से अपना खर्च चलाते हैं। एक समुदाय हमको मिलता है परैया, और परैया के विषय में कहा जाता है यह शायद अछूत वर्ग से संबंधित लोग हैं। लाल हमको मिलता है जो कि शूद्र कृषक। अब देखिए, यह वर्ण व्यवस्था का पार्ट नहीं है, या हम कहें जो उत्तर भारत में आपको वर्ण व्यवस्था दिखती है उस तरह की वर्ण व्यवस्था हमें यहाँ नहीं दिखेगी। लाल मुख्यतः कहेंगे कृषक को या किसान, लेकिन शूद्रों की श्रेणी में इसलिए इसको रखा जा रहा है क्योंकि उत्तर भारत में जो कृषक वह कृषक शूद्र समुदाय में ही शामिल है। जो मजदूरी करते हैं खेत में, जो असली अन्नदाता है या जो असली खेत में काम करते हैं, उनको वेल्लाल कहा जा रहा है। इसी तरह से हमको यह शूद्र दिखते हैं वेल्लाल। जो क्षत्रिय वर्ग है और जो वैश्य वर्ग, वह हमको दक्षिण भारत में और स्पेशली हम कहें चोल साम्राज्य के दौरान नहीं दिखता। एक नया वर्ग भी हमें मिलेगा, रथराज। और रथराज कहेंगे जब किसी उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ग की महिला कोई संतान उत्पन्न हो, उसको कहेंगे रथराज। पिता हो उच्च वर्ग से और माता हो निम्न वर्ग से, उसके बाद जो संतान होगी उस संतान को कहेंगे रथराज। समाज में
कितने भी लोग वह किस पेशे को अपनाते उसकी पूरी स्वतंत्रता उन्हें मिली हुई है। जैसे हम उत्तर भारत में यह समस्या देखते हैं, वर्ण के आधार पर पेशा चुना जाता था या किसी को अपनी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत रहकर ही अपना व्यवसाय चुनना हो। लेकिन चोल साम्राज्य के दौरान हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पेशे को चुन सकता है। हमको ऐसे ब्राह्मण मिलते हैं चोल साम्राज्य में जो व्यापार भी करते हुए दिखते हैं। इनको कहा जा रहा है इंडरियम। तो इंडरियम ऐसे ब्राह्मण हैं जो व्यापार कर रहे हैं। इससे हमको पता लगता है पेशे को जो चुनने की स्वतंत्रता है वह हमको इस समाज में दिखती है। अब उत्तर भारत में आप क्या देखेंगे, वहां पर भी कुछ ब्राह्मणों को व्यवसाय करने की स्वतंत्रता मिलती है समय समय, लेकिन वह स्वतंत्रता तब मिलती है जब समाज कमजोर होता है। और कमजोर होने में भी जो आर्थिक व्यवस्था है जब वह कमजोर होती है और ब्राह्मणों के पास जो धन है वह धन कम होता है, उस केस में ब्राह्मण व्यवसायी वर्ग में शामिल होते। लेकिन चोल साम्राज्य के दौरान धन कम नहीं है, आप ध्यान रखिए। वहां पर मंदिर निर्माण बड़ी संख्या में किए जाएंगे, व्यवसाय बहुत तेजी से होगा और व्यवसाय में जो नावों का प्रयोग है वह बड़ी मात्रा में करेंगे ये लोग। तो यहाँ धन की कमी नहीं थी, ब्राह्मण यहाँ अपनी इच्छा से व्यापार को चुन रहे हैं। समाज में हम देखते हैं जो प्रतिलोम विवाह है उस विवाह को कुछ हद तक मान्यता मिली हुई है। प्रतिलोम विवाह जैसे हमने देखा, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, दो तरह के विवाह हमको मिलते हैं। जब पुरुष हो उच्च वर्ग से और महिला हो निम्न वर्ग से तब कहेंगे उसको अनुलोम विवाह। जब महिला हो निम्न वर्ग से और पुरुष हो उच्च वर्ग से उसको कहेंगे प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह को भी इस समाज में मान्यता मिली हुई है। इस समाज में हम यह भी देखते हैं कि जो स्त्रियां हैं उनको भी स्वतंत्रता मिली हुई है। हालांकि हम यह देखते हैं जो देवदासी की प्रथा है और जो दास प्रथा है उसमें महिलाओं की स्थिति थोड़ी चिंताजनक हमको दिखती है। लेकिन ओवरऑल जब हम कंपेयर करेंगे उत्तर भारत तो चोल साम्राज्य के दौरान तो महिलाओं की स्थिति कहीं अधिक बेहतर दिखती है। शासन प्रबंधन में देखें तो राजा आदेश देता था, राजा ही सबसे मुख्य व्यक्ति होता था जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रित करता था। तो राजा का आदेश होता था वह मौखिक रूप से दिया जाता था, मतलब राजा आदेश दे देता था, लिखता तो था नहीं। तो राजा जो आदेश देता था उसे कहते थे रुआ नेक्केलेवी और एक अधिकारी होता था पोले। पोले नामक यह अधिकारी राजा द्वारा दिए गए आदेश का एक कच्चा मसौदा तैयार करता था, मतलब रफ रूप से एक यह कागज तैयार करता था कि राजा ने यह आदेश दिया है। उसके बाद एक अधिकारी अलग से मिलता है, इसका नाम है उडैकुटम। यह अधिकारी जो आदेश दिए गए हैं इनको पोले नामक अधिकारी ने रफली तैयार किया है। उस आदेश को यह लिपिबद्ध करता। तो राजा द्वारा मौखिक रूप से आदेश दिया जाता था, आदेश को पोले अधिकारी द्वारा एक कच्चा मसौदा तैयार किया जाता था। उसके बाद एक अधिकारी और है उडैकुट्टम जो कि इस आदेश को लिपिबद्ध करता था। हमको उर मिलता है जो कि ग्राम वासियों की आम सभा है और इनकी भी अपनी कार्यकारिणी समिति है और इनकी कार्यकारिणी समिति को कहेंगे गणम। तो आप देख रहे होंगे जितने भी स्तर है हर स्तर पर कार्यकारिणी समिति हमको मिल रही है। अब काम करेगी कौन, वह समिति हमको मिल रही है। कुछ विशेष कार्यों के लिए कुछ विशेष समितियां हमको मिलती हैं और उनको कहा जा रहा है वारियम। जैसे पंचवार वारियम जो कि सामान्य प्रशासन के लिए बनाई जाएगी, पीरी वारियम जो कि तालाब और सिंचाई व्यवस्था के लिए बनाई जाएंगी, पूर्ण वारियम जो कि स्वर्ण प्रबंधन के लिए बनाई जाएंगी। तो वारियम की व्यवस्था हमको दिखती है। वारियम विशेष समितियों को कहा जा रहा है और पीछे हमने अभी देखा यह एक कार्यकारिणी समिति के रूप में भी हमको मिलती है, स्पेशली व्यवसायियों की, उस रूप में भी वारियम हमको मिलता है। वारियम ओवरऑल एक व्यवस्था थी प्रशासनिक कार्यों के लिए, यह एक समिति की तरह कार्य करती थी। वारियम शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि वारियम कई सारी समितियां हमको मिलती है। तो वारियम है तो यह विशेष समिति वाला है, इसका चुनाव 1 साल के लिए किया जाएगा। और जो पीछे आपने वारियम पढ़ा क्योंकि स्थानीय प्रशासन से कनेक्टेड है या जो व्यवसायी है उनके प्रशासन से कनेक्टेड है, वह 3 साल के लिए हमको दिखती है। जो सरकारी अधिकारी है उनका भी एक अलग से वर्ग हमको मिलता है। इसमें जो ऊपरी श्रेणी के अधिकारी हैं इनको कहेंगे पेरुंदनम और जो निम्न श्रेणी के अधिकारी हैं इनको कहेंगे पेरुदनम। तो पेरुंदनम और पेरुदनम यह 2 अधिकारियों का वर्ग है। एक व्यवस्था हम और देखते हैं, जो सरकारी पद पर अधिकारी होते थे यह मुख्यतः वंशानुगत होते थे, मतलब जो व्यक्ति एक बार किसी सरकारी पद पर नियुक्त हो जाता था तो उसके वंशज उस पद पर नियुक्त होते रहते थे। एक शब्द मिलेगा आपको वड़ेक्कार। वड़ेक्कार कहेंगे तो राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक, उनको यह कहा जाएगा। वड़ेक्कार कौन है? राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक। कुछ प्रमुख अधिकारी भी हम देख लेते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं।
यह अधिकारी किस कार्य से कनेक्टेड है। जैसे अभी हमने पड़ेकार देखा, तो हम देखते हैं पोले नायकम, यह संबंधित है प्रधान सचिव। दूसरा व्यक्ति नेरुंदनम, यह है एक प्रधान कर्मचारी। पड़या अधिकारिन का कार्य प्रेषक निगरानी का है या प्रेषक निगरानी का है। तो इस तरह से शासन व्यवस्था में हमको बहुत सारे अधिकारी मिलते हैं। कला के क्षेत्र में देखें तो चोल साम्राज्य अपने मंदिर निर्माण के लिए बहुत फेमस, लेकिन इसके साथ साथ चोल साम्राज्य बहुत सारे अन्य कार्य भी करेगा। जैसे यह कावेरी नदी पर नहरों का निर्माण करवा, इससे सिंचाई के लिए अच्छी तरह से जल का प्रबंधन किया जा सके। और यह कार्य पहले पल्लव साम्राज्य के लोग भी कर चुके। तो पल्लवों की तरह ही तो चोल साम्राज्य इसने कावेरी नदी पर नहरों का निर्माण करवाया। एक व्यक्ति है फर्ग्यूसन, यह चोल साम्राज्य के बारे में कहता है कि चोल कलाकारों ने दानवों की भांति इनका निर्माण किया और रत्नाकरों के रूप में इनका रूप विन्यास किया। अब यहाँ दो चीजें आपको समझनी, दानवों की भांति इनका निर्माण किया, मतलब जो निर्माण कार्य हुआ वह बहुत तेज गति और रत्नाकरों के रूप में इसका रूप विन्यास किया, मतलब बहुत अच्छी तरीके से। जैसे रत्नाकर रत्नों को बहुत बारीकी से तैयार करता है, उसी तरह से चोल साम्राज्य के कलाकारों ने यहाँ के निर्माण कार्यों में अपनी प्रतिभा दिखाई। तो काम तेज भी हो रहा है और जो क्वालिटी है काम में उसको भी बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया जा रहा है। चोल साम्राज्य में हम देखते हैं जो द्रविड़ शैली है, मंदिर निर्माण की 3 शैलियां, नागर शैली, केसर शैली और द्रविड़ शैली। तो जो द्रविड़ शैली है उस शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव हमको दिखता है। तो यह द्रविड़ शैली है, यह पांड्य और पल्लवों के काल 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ और यही शैली चोल काल में अपने विकास के शीर्ष पर। तब तक चोल काल में द्रविड़ शैली से संबंधित बहुत सारे निर्माण कार्यों को किया गया। एक परिवर्तन हम और देखते हैं, पहले क्या हो रहा था, ईंटों से निर्माण कार्य किया जा रहा था, लेकिन चोल साम्राज्य ईंटों के स्थान पत्थरों का प्रयोग करना प्रारंभ किया और जो मामल्लपुरम का, कांचीपुरम का, इन जगहों के मंदिर हैं उनको पत्थरों के माध्यम से ही बनवाया। चोल साम्राज्य के दौरान हम देखते हैं कि जो इनके मंदिर है यह एक खास पैटर्न में बनाए जाते हैं। इन मंदिरों में हमको ऊंचे विमान दिखते हैं, मंडप दिखता है, गोपुरम दिखता है, बृहद सदन दिखता है। तो मंदिर निर्माण से संबंधित चोल काल एक खास पैटर्न के साथ हमें नजर आता है। इसमें सबसे फेमस है बृहदीश्वर मंदिर, जिसको बनवाया था राजराज प्रथम ने। हालांकि हम यह भी देखते हैं कि जो मूर्तियों का निर्माण है वह इस काल में मंदिरों के निर्माण से कहीं ज्यादा, क्योंकि तो पाषाण का प्रयोग वह कम हुआ और जो धातु प्रयोग है या जो कांस्य है, एलॉय है, उसका प्रयोग ज्यादा हुआ और मूर्तियों को बड़ी मात्रा में बनाया। इन मूर्तियों में तो नटराज मूर्ति वह सबसे प्रमुख मूर्ति हमें मिलती है। नटराज भगवान शिव की मूर्ति है। तो चोल काल में जो मूर्ति निर्माण है यह भी अपने शिखर पर दिखती। एक मंदिर और बहुत फेमस है चोलेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण विजयालय ने करवाया था। तो 2 मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बृहदीश्वर मंदिर जिसको राजराज प्रथम ने बनवाया, दूसरा चोलेश्वर मंदिर जिसको विजयालय ने बनवाया था। मंदिर में अगर आप देखें तो सबसे ऊपर आपको यह कलश मिलता है, फिर आपको मिलेगा अमलक, ये वाली आकृति आपको अमलक के रूप में मिलेगी। शिखर आपको मिलेगा ये उठती हुई आकृति, गर्भगृह यहाँ पर मुख्य देवता का आवास है, मंडप मतलब मंदिर जब शुरू होगा तो पहले एक भाग फिर दूसरा भाग, तो आपको मंडप मिलेंगे। जो दूसरा मंडप है उसको कहेंगे मंडपम और जो पहला मंडप है या जो पहला भाग है इसको कहेंगे अर्धमंडप। अर्धमंडप कहेंगे पहले वाले भाग को, दूसरे वाले भाग को कहेंगे मंडप और जहाँ पर मुख्य देवता की मूर्ति है उसको कहेंगे गर्भगृह। कलश सबसे ऊपर, अमलक उसके नीचे और शिखर जो उठता हुआ भाग है मंदिर का वह हमको मिलता है। तो इस तरह से जो प्रमुख तथ्य हैं मंदिर निर्माण से संबंधित वह मैंने आपको यहाँ बताया है। हालांकि जब इसको हम और डिटेलिंग करेंगे तो और बारीक चीजें हमें दिखती हैं। जैसे जो यहाँ पिलर बनाए जाएंगे इन पर भी कलाकारी होगी, उनको अलग नाम से पुकारेंगे। जो बेस बनाया जाएगा वो भी अलग नाम से पुकारेंगे। जो गोपुरम है मुख्य द्वार वह भी हमको मिलेगा। इसके साथ जो जल मिलेगा मंदिर के किनारे या जो जलाशय बनाए जाएंगे मंदिर के किनारे वह भी दक्षिण भारत में हमको लगातार मिलेंगे। और दक्षिण भारत की जो मंदिर निर्माण कला है उसमें चोल साम्राज्य सबसे प्रभावित रूप से हमको मिलता है। तो यह मंदिर निर्माण से संबंधित कुछ बेसिक तथ्य हैं जिनका पूछे जाने की संभावना है। अगर हम धर्म को देखें चोल साम्राज्य के दौरान तो चोल साम्राज्य
मुख्यतः शैव धर्म को मानते थे, लेकिन यह वैष्णव धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों को भी संरक्षण देते हैं। एक शब्द मिलेगा आपको तिरुपंडियम। तिरुपंडियम शब्द इस्तेमाल होगा गीतों के लिए जो शैव संप्रदाय के लोग गाते थे और शिव मंदिरों में या शैव मंदिरों में इस भक्ति गीत को गाया जाता था। मंदिरों की व्यवस्था के लिए भी हमको एक पद मिलेगा, उस पद का नाम है देवासना या कम। मंदिर निर्माण में अगर हम देखें तो परांतक इन्होंने चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया। राजराज प्रथम इन्होंने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम इन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर को बनवाया था। साहित्य से संबंधित तथ्यों को देखें तो जो तमिल साहित्य था और जो संस्कृत साहित्य था, इन दोनों साहित्यों को चोल साम्राज्य ने संरक्षण दिया। इनके समय जो कुंतोलक प्रथम थे, उनके समय काल में एक प्रसिद्ध कवि हमें मिलते हैं जयन गोडार, और जयन गोडार ने कलिंग उपराणी वीर गाथा की रचना की। और हमें कंबन जैसा विद्वान भी मिलता है जो कि कुलोत्तुक के समय का दिखता है। कंबन ने ही जो तमिल रामायण की रचना की है, जो कुलोत्तुक द्वितीय का काल है, उस समय हमको एक किलार जैसा विद्वान भी मिलता है। इन्होंने पेरिय पुराणम की रचना की है। इस समय एक वेद पर भाष्य लिखे गए, इसको लिखा माधव ने, और बृहद स्वामिन ने जो सामवेद है पर भी टीका लिखी। उस साहित्य का जो विकास है चोल काल में, वह भी हमको बड़ी मात्रा में दिखता है। तो इस वीडियो में हमने यह समझा जो चोल साम्राज्य की जो स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था थी, वह व्यवस्था मजबूत तरीके से कैसी बनी, कैसे शक्तियों का बंटवारा हुआ, कैसे हर स्तर पर हमको कार्यकारिणी परिषद दिखती है। जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, इनको काफी प्रभावशाली तरीके से लागू करवाया गया। साहित्य का विकास हुआ, मंदिरों का विकास हुआ, जो धार्मिक व्यवस्था थी उसमें हमको सहिष्णुता की भावना भी दिखती है। इन्हीं सब कारणों से जो चोल साम्राज्य था वह इतने बड़े विकसित साम्राज्य के रूप में उभर कर आया। आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे चोलों जो जलीय सैन्य व्यवस्था, वह व्यवस्था कैसे विकसित हुई, कैसे चोलों ने अपनी समुद्र शक्ति को इतना बड़ा बनाया, वह सब कुछ हम काफी डिटेल से देखेंगे इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।